तो शुभम, आज हमें जो है टॉपिक करना है, वही चैप्टर हमारा चल ही रहा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कंपनी अभी हम शुरू करना है। तुम्हारी जो सुभाष डे है उस बुक में डायरेक्टली दिया होगा, बिकॉज एनसीईआरटी में थोड़ा सा चैप्टर आगे पीछे है, तो सुभाष डे वाला ही करना है। हाँ जी, ठीक। तो कंपनी थोड़ा सा पोर्शन बड़ा है और इसमें तुम्हें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी। तो कहीं पे भी कुछ नहीं समझ आता है तो शुभम पूछते रहना, ठीक है। हम्म। तो अब क्या होता है, जैसे हमने ना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुभम पढ़ा, तो जैसे क्या था, पहला तो एक ये पढ़ा कि फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है हमारा, फिर पार्टनरशिप भी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी होती है। तो अब जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी का आता है, जिसमें दो तरीके की कंपनीज होती है, एक तो प्राइवेट लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड। डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है। एक तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन का, और दूसरा ये कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू नहीं कर सकती, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है अपने मार्केट में शेयर्स इशू कर सकती है, खरीद बेच सकती है आराम से, ठीक है। ये चीज़ एक डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको। एक सेकेंड। शेयर के कुछ फायदे होते हैं? हाँ, अभी सब आएगा, इसमें सब है, सारे एक्सप्लेन्ड है, सबका सब। ओके। तो कंपनी क्या है, सबसे पहले उन्होंने बताया, तो कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस करेंगे तो कभी कंपनी हम लोग खोल रहे हैं, इसका एक लीगल स्टेटस होता है इंडिपेंडेंस ऑफ इट मेंबर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहते हैं कंपनी एक एसोसिएशन है, बिजनेस करने के लिए तो बनता ही है। लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ मेंबर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी की लीगल आइडेंटिटी, जैसे हमारी एक अपनी लीगल आइडेंटिटी है, हम जो है एक सर्टेन एज के बाद हम लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है, लीगल साइन वेन, ये सब चीज़ें करने में जो है एक्सपर्ट हो जाते हैं। मतलब एक्सपर्ट क्या है, हमें ऑब्वियसली एलिजिबल हो जाते हैं एक्चुअली में। ऐसी कंपनी जब फॉर्म हो जाती है उसकी भी लीगल एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं कंपनी को, शुभम बोलते हैं कि ये जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन होता इंसान ही है, बट वही है, इसकी बस ये ज़िंदा नहीं होता, मतलब ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग नहीं होता, इसकी शादी नहीं हो सकती, बाकी सारे काम ये कर सकता है, ठीक है ऑब्वियसली। तो क्या, कैसे ये अपने नाम से कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है, गाड़ी खरीद सकती है, सामान खरीद सकती है, कुछ भी कर सकती है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी के अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस तरीके से बोला हुआ है, ठीक है जी। तो ये उन्होंने बोला, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी बताया। परपेचुअल सक्सेशन है, बंद नहीं होती कभी, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही होता है कि चले आ रही होती है, चले आ रही है। और इसका एक कॉमन सील होता है, कॉमन सील इसका मतलब ठप्पा, ठीक है। तो ठप्पा लगना ज़रूरी है, ठीक है, बिना ठप्पे के काम नहीं होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कुछ है, अगर कंपनी की मुहर नहीं लगी होगी वहाँ पे, तो जो है कोई भी काम, वैलिडिटी उसकी नहीं मानी जाएगी। तो कंपनी को जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको हम लोग रन करते हैं, और सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, अ कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। तो जैसे इन्होंने नीचे दिया हुआ है, प्रीवियस कंपनी लॉ 56 का था, 56 के बाद इसको 2013 में अमेंड कर दिया था, चेंज कर दिया था, तो तब से 2013 वाला चल रहा है। इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो कि काम कर रहे, जो चीफ मैनेजिंग बॉडी होती है, बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स ही इनको अपॉइंट कर रहे होते हैं। और ओनर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर। कैपिटल ऑफ द कंपनी को शेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम जो है एक दूसरे में शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने खरीदे, मुझे बेचने, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम खरीद लोगे, बस ये प्राइवेट कंपनी में पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बताई है। तो सबसे पहले इन्होंने फीचर्स के बारे में बात करी है कि सबसे पहला फीचर जो कंपनी का है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहते हैं, जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है, कंपनी की एक अपनी आइडेंटिटी हो जाती है एक इंसान की तरह, जो कि ऑब्वियसली ये क्या कहते हैं कि कंपनी और इसके जो मेंबर्स हैं दोनों अलग अलग लोग हैं। कंपनी की अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती है अपने ओनर्स के अलावा, जैसे मेरे जो अपने असेट्स होंगे या लायबिलिटीज़ होंगी वो अलग है, कंपनी के अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज़ अलग हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस एंड ओनर यहाँ पे दोनों अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तुमने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस, टाटा, अदानी, विल्मर वगैरह, ये सारे जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तुम बोल रहे हो मैंने रिलायंस का टीवी खरीद लिया, रिलायंस का फ्रिज खरीद लिया,
ये रिलायंस का एसी खरीद लिया, तो तुम बोलोगे मैंने रिलायंस का, मैं ये नहीं तुम बोलोगे कि मैंने रिलायंस का फ्रिज खरीदा है, तुम ये नहीं बोलोगे मैंने अच्छा हो रहा है यार ये मुकेश अंबानी ने फ्रिज बना के मुझे दे दिया। कंपनी और ओनर का डिफरेंट चीज़ है। और इनफैक्ट अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में अगर कोई दिक्कत आती है तो तुम कंपनी के ऊपर केस करोगे, मुकेश अंबानी के ऊपर नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए इसको सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो कंपनी और उसके ओनर्स, मेंबर्स जो होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो अलग अलग लोग यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जी। फिर कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का क्रिएशन लॉ करती है, कानून के दायरे के अंदर कंपनी आती है, कानून इसको जन्म देती है और इसका इंडिपेंडेंट होती है मेंबर्स के। और जैसे हम खुद एक इंसान है, कंपनी भी एक इंसान की तरह होती है आर्टिफिशियल। कंपनी जो है प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कर्जा ले सकती है, कर्जा दे सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, कोई कंपनी इसके ऊपर केस कर सकती है। बस यही है कि ये सांस नहीं ले सकती, खाना नहीं खा सकती, भाग नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, बाकी सारे काम ये करती है, ठीक है। इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन की तरह माना जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी का जो लीगल प्रोसीजर है बड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है, टाइम भी लग जाता है इसमें, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ टाइम कंज्यूमिंग, is expensive and complicated process. It involves the preparation of several documents and compliance with several legal requirements before it can start functioning. तो बहुत सारी legal formalities आपको पूरी करनी पड़ती है, बहुत सारे documents, बहुत सारे compliance आपको follow करके चलने पड़ते हैं, तब जाके कंपनी फॉर्म होती है। कंपनी किसके अंडर फॉर्म होती है? अंडर द सेक्शन कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, और उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। तो अब जो भी लिस्टिंग है, जिस हिसाब से हम लोग जो भी कायदे कानून है उसके हिसाब से अगर हम ये चल रहे होते हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये कंपनी आप किसी भी तरीके से फॉर्म प्राइवेट या पब्लिक कर सकते हो। फिर जो इस इम्पॉर्टेंट बात आती है एक और, वो है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है इसकी एग्जिस्टेंस को कोई खतरा नहीं होता, ये ज़िंदगी भर चलती रहती है। हाँ, ऑब्वियसली जैसे पब्लिक लिमिटेड है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड बड़ी कंपनीज़ है। पब्लिक लिमिटेड में यही होता है कि किसी जो क्या होता है कि क्या कहने का मतलब यह है कि किसी भी मेंबर की डेथ, या वो पागल हो जाता है, रिटायर हो जाता है, या कुछ भी और हो जाता है, तो कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई खतरा नहीं आएगा, उसकी जगह कोई और आ जाएगा, यही चलता रहता है। तो कंपनी कहते हैं परपेचुअल है, कानून ने बनाया है तो कानून ही इसको बंद करेंगे। हाँ, इसका एक कंप्लीट प्रोसीजर है, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, उसको वाइंड करना होता है। कहते हैं मेंबर्स आते हैं, जानते हैं, कंपनी चलती रहेगी। दस, वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी सिटिंग इन अ जनरल मीटिंग वर किल्ड बाय अ बॉम्ब बट द कंपनी सर्वाइव। ठीक है, तो मतलब इनफैक्ट कह रहे हैं सारे लोग मर जाएंगे, ठीक है, अगर सारे के सारे मेंबर, डायरेक्टर कोई भी मर जाता है तो कंपनी फिर भी एग्जिस्टेंस में रहेगी, क्योंकि कानून ने उसको बनाया है। कोई और टेक ओवर कर लेगा तो एक अलग बात है, बट स्टिल ये कानून ने बनाया तो ये चलता रहेगा। ठीक है, ये कंपनी का इन्होंने यहाँ पे बताया। एक मिनट सुनो। हाँ जी, तो ये चीज़ इन्होंने बोली, एंड साथ के साथ इन्होंने जो है ये भी बताया कंट्रोल के बारे में। अब बात आ जाती है कि कौन कंट्रोल करता है इसको। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि शेयर होल्डर अपॉइंट या ओनर्स जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, विच अपॉइंट द टॉप मैनेजमेंट फॉर रनिंग द बिजनेस। द शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव द राइट टू बी इन्वॉल्व इन द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो ये लोग कोई काम नहीं करते हैं, ऑल्दो कुछ लोग काम कर भी रहे होते हैं, वरना ये होता है कि डे टू डे रनिंग में ज़रूरत नहीं होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो है आप जो है टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल अपॉइंट करो, वो सारा काम आपका बैठ के कर रहे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लायबिलिटी, ठीक है शुभम। तो अभी तक जो हम पढ़ते आए, जैसे हमने अभी पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो उसको अगर किसी तरीके का नुकसान होएगा तो उसको अपने घर से भी पैसा देना पड़ जाएगा। ऐसा पार्टनरशिप में भी होता है, ऐसा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी होता था कि कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर कोई नुकसान होता है तो अपने घर से भी पैसे, जेब से पैसे किसी भी तरीके से पूरा करके वो जो डेट है उसको चुकाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में लिमिटेड लायबिलिटी थी, ऐसा ही लिमिटेड लायबिलिटी का जो पॉइंट है वो यहाँ पे। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जितना शेयर आप लगाओगे, जैसे अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए हैं, 5 लाख लगाए हैं, जितने का शेयर बनता है 20%, 30%, आपकी सिर्फ उतने की ही लायबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक फ़ायदा हो जाता है, यहाँ पे आप नुकसान से बच जाते हो। कंपनी को जितना मर्जी का नुकसान होए, बट आपकी जेब पे उतना ही बर्डन पड़ेगा जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा, जितना आपने शेयर कंट्रीब्यूट किया होगा। कहते हैं लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन अ कंपनी
The creditors can use only the assets of the company to settle their claims, since it is the company and not the members that owes the debt. The members can be asked to contribute to the loss only to the extent of unpaid amount of share held by them. Suppose Stuti, a shareholder in a company holding 2000 share of 10 each, on which she has already paid 7 rupees per share. Her liability in the event of loss of company's failure to pay debts can only be to 6000, the unpaid amount of 3 rupees per capital. क्योंकि उतना तो दे चुकी है 14,000, 6,000 रुपये बच रहे होंगे, उतनी और लाइबिलिटी होगी, तो जितना बचेगा उतना ही देना है. बियॉन्ड दिस शी इज़ नॉट लायबल टू पे एनीथिंग टुवर्ड्स द डेट्स और लॉसेज ऑफ द कंपनी. भैया आपने मुझे लिमिटेड लाइबिलिटी पे रखा है क्योंकि कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी की होती है, और आपने उतने पे रखा है, उतना ही पैसा मुझे देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी. कंपनी की कॉमन सील होती है. कंपनी की कॉमन हो सकती है सील, कहते हैं मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील. कहते हैं कंपनी की कॉमन सील होती है तो उसको हर डॉक्यूमेंट और हर अग्रीमेंट के ऊपर ठप्पा मारना पड़ता है. अगर कंपनी की कॉमन सील नहीं होती है तो डॉक्यूमेंट कोई भी किसी तरीके का साइन होके आगे जो है हम उसको ऑथोराइज नहीं कर सकते, वो इलीगल माना जाएगा. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है. एंड लास्ट रिस्क बेयरिंग की बात आती है. तो रिस्क जो लॉसेस का है, कंपनी को सारे शेयर होल्डर मिलकर लॉस झेलते हैं. तो ऐसा नहीं होता किसी एक के ऊपर बर्डन आता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी एक के ऊपर ही बर्डन आ गया, यहाँ पे वो डिवाइड हो जाता है. ठीक है, और जैसे पार्टनरशिप में भी यही होता है. कहते हैं फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है तो हर शेयर होल्डर इन द कंपनी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द कंपनीज कैपिटल. द रिस्क ऑफ लॉस दैट गेट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर. तो ये क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है. ठीक है, थोड़ा 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 करके डिवाइड हो जाता है. ये इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताया. तो ये इसके थे फीचर्स. ओके, अब क्या बात आती है कि इसके ऑब्वियसली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी है. तो कंपनी के एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी जो कि ऊपर हमने पढ़ा, तो इसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर किसी भी तरीके की प्राइवेट या पब्लिक कंपनी को तुम अगर वहाँ पे शेयर खरीदते हो उनके, या वहाँ पे उनकी कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो तुम्हारी लिमिटेड लायबिलिटी होगी. जितना तुमने जो है इन्वेस्ट किया है, जितना तुमने उसके शेयर खरीदे उतना ही देना पड़ेगा. तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी को, पर्सनल गाड़ी, पर्सनल घर, पर्सनल जो भी होगा तुम्हारा, उसको कोई जो है उसके ऊपर बर्डन नहीं आएगा. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इसमें पॉसिबल है. कहते हैं एडवांटेज क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप अपने शेयर्स किसी दूसरे को बेच दो, कैश करा लो, और जो दूसरे के पास आएगा वो उसके पास चला जाएगा. फिर इसकी वजह से आप जो है किसी भी तरीके से बर्डन फील नहीं करते कि मेरे को इसमें बने रहना है. आपका जब मन करे आप इसको बेच के जा सकते हो. परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई मर जाएगा कुछ है तो उसका कोई फ़र्क पड़ेगा कंपनी के ऊपर. किसी भी तरीके से अगर डेथ होती है, रिटायरमेंट है, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी है, तो कंपनी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी पे काम कर रहा होता है. कंपनी जो है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट करेगी. वो बंद तभी हो सकती है जब सरकार चाहेगी, या फिर आप सारे लोग जो है शेयर होल्डर को बोल दो कि जो है ठीक है बंद करनी है, तो उसको वाइंड अप किया जाएगा गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से. फिर स्कोप फॉर एक्सपेंशन है. चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपके पास बहुत स्कोप होता है. इसको जितना मर्जी बना सकते हो, बड़ा बना सकते हो. जैसे पब्लिक लिमिटेड में तो और ज़्यादा होता है, लाखों करोड़ों, 1000 करोड़, 2000 लाख करोड़ में, किसी भी कितने भी करोड़ों में आप काम कर सकते हो. सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता. कैपिटल जो है यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सकता है. जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप लोन्स ले सकते हो, शेयर इशू कर सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से भी पैसा ले सकते हो. तो ग्रेटर स्कोप होता है. एंड इन्वेस्टर्स आर इंक्लाइन टू इन्वेस्ट इन शेयर्स बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबल ओनरशिप एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न्स इन अ कंपनी. तो कंपनी में आपको, क्योंकि कंपनी की से ज़्यादा होती है कंपनी की, और इसलिए जो है आपको काफ़ी पैसा यहाँ से आराम से मिल सकता है. फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में बताया है. तो कहते हैं कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरी टू स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स. इट कैन देयरफॉर एम्प्लॉय पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो कंपनी के पास क्योंकि पैसा होता है तो आराम से ये प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं जो उनकी कंपनी को रन कर सके, और स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल वो भी. और कंपनी जो है अपनी जैसे डिपार्टमेंट्स भी डिवाइड कर सकती है, उस डिपार्टमेंट को डिवाइड करके जो है काफ़ी सारे डिसीजंस वो अच्छे से ले सकती है, एफिशिएंसी अचीव कर सकती है, क्योंकि इससे थोड़ा सा उनको हेल्प मिल जाएगी. ठीक है, इस तरीके से काम चल रहा होगा. तो ये इसका क्या है, ये इसका था मेरिट, एडवांटेज.
डिसएडवांटेज भी होती है, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं तो इसका भी डिसएडवांटेज है। इसको बनाना बड़ा टफ काम है। तो आप ये मान के चलो कम से कम आपको 1 महीना 1.5 महीना आराम से लग जाता है कंपनी की फॉर्म करने में। बहुत सारे पेपर वर्क, बहुत सारी प्रोसीजर्स आपको फॉलो करना पड़ता है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का क्या है, आराम से हो जाती है। लिमिटेशन में दूसरा देखा जाए, सीक्रेसी मेंटेन यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि क्या करते हैं, आपको हर साल जो है अपने सीए से पेपर फाइल करा के आपको हर साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। आपने कितना काम किया, कहाँ किया, किस किस को क्या, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान है, सब आपको कंपनीज ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आपको बताना पड़ता है। और ये जनरल पब्लिक को अवेलेबल होता है। जैसे अगर तुम्हारी कंपनी है और मैं चाहूँगा तो तुम्हारी कंपनी का आरटीआई लगा के मैं तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। तो इसमें सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाते। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग लोग होते हैं यहाँ पे, और लैक ऑफ एफर्ट का हमें पता नहीं चलता, बिकॉज ओनर है तो वो दिल से काम करेगा, ओनर मैनेजमेंट को दे दिया है तो उनका चलो टाइम पास है, करते रहते हैं। लार्ज साइज ऑफ अ कंपनी फर्दर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द ओनर्स एंड टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स। और वो लोग 1-to-1 टच भी नहीं रख पाते, ये भी एक दिक्कत वहाँ पे हो जाती है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे होते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। कंपनी को बार बार ऑडिट कराना पड़ता है, वोटिंग करानी पड़ती है, रिपोर्ट बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा झंझट वाला काम जो है यहाँ पे देखने को उनको मिल रहा होता है। एंड डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। तो कहते हैं कंपनी में से डेमोक्रेटिकली मैनेज होती है थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं, मिडल है, लोअर लेवल है। कम्युनिकेशन जो भी होएगा किसी भी तरीके का, तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे ऊपर किसी ने कुछ डिसाइड किया, फिर वो जाएगा, फिर मिडिल लेवल पे, फिर लोअर लेवल पे, तो काफ़ी टाइम टेकिंग यहाँ पे लग सकता है। और आप डिसीजंस क्विकली यहाँ पे नहीं ले पाते, बिकॉज सबसे बातचीत करके ही आपको ये करना पड़ता है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट है यहाँ पे। तो ये क्या कहते हैं, कंपनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके शेयर होल्डर जो ओनर होते हैं। इन प्रैक्टिस जितनी भी लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स उसमें होते ही होते हैं। ओनर्स हैव मिनिमम इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग और रनिंग द बिजनेस। इट इज़ सो बिकॉज द शेयर होल्डर्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, अ वेरी स्मॉल परसेंटेज अटेंड द जनरल मीटिंग्स। तो कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, उसको शेयर होल्डर अटेंड कर सकता है। कर तो नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे होंगे, तो वो रिपोर्ट्स भेजते रहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये क्या हो जाता है, एक फ़ायदा होता है, बिकॉज अगर आप शेयर होल्डर हो आप जाके कुछ भी बोल सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ कर ही लेता है, क्योंकि और तो कोई देखने वाला आता नहीं है, तो वो अपनी पावर को यूज़ करके सही या कोई भी गलत डिसीजन ले सकता है। डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर के पास बस क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कि अपने शेयर्स बेच दे और कंपनी एग्जिट कर दे। सो ऑज द डायरेक्टर वर्चुअली एंजॉय द राइट्स टू टेक ऑल मेजर डिसीजन, इट लीड्स टू रूल बाय अ फ्यू। ठीक है, तो थोड़े बहुत जी लोग इसको रूल कर रहे होते हैं एक्चुअली में, तो सारे शेयर होल्डर नहीं कर पाते। एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग स्टेक होल्डर है कंपनी में। जैसे क्या है, एम्प्लॉयज़ भी हैं तो वो चाहते हैं हायर सैलरी, कंज्यूमर है अच्छे प्रोडक्ट, शेयर होल्डर चाहते हैं हायर रिटर्न्स, डिविडेंड उनको ज़्यादा मिले, ठीक है, और भी लोग काफ़ी डिमांड्स कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कंपनी में, और वैसे भी कोई ध्यान देने वाला नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो एक दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो ये आपका कंपनीज लिमिटेशंस और फीचर्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, शुभम ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? 5 मिनट लो, इसको एक बार सारा पढ़ो, ठीक है, कोई नहीं समझ आता है तो पूछो, जो अभी मैंने जितना पढ़ाया, कंपनी की डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, पढ़ो एक बार, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछो। आगे क्या कह रहे हैं ये, अब बात आती है टाइप्स ऑफ कंपनीज की। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है, तो इसमें ना देखो बुक में ना कहीं पे एक डिफरेंस बिटवीन दिया होगा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में। हाँ मिल गया। मिला हुआ है, ठीक है। एक मिनट, तो इसमें देखो शुभम, पहले ये समझ लेते हैं, फिर आराम से बाकी भी समझ आ जाएगा। तो ये कहते हैं प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं।
पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो मेंबर्स और डायरेक्टर्स में फ़र्क हो जाता है। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स आपको चाहिए होते हैं कंपनी स्टार्ट करने के लिए, और पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए होते हैं एटलीस्ट, ठीक है। नया ये स्पेसिफिकेशन है। और फिर मेंबर्स की बात करें, प्राइवेट कंपनी में इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाना ज़रूरी नहीं है, पब्लिक कंपनी में कंपलसरी होता है ये। शेयर ट्रांसफ़र प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है, पब्लिक कंपनी में हो जाता है। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र क्या मतलब एक्चुअली में नहीं होता, बस उसमें आप जो है ओनरशिप चेंज हो जाती है, तो आपका मन नहीं है बिज़नेस करने का, आप दूसरे को बेच के जा सकते हो, ठीक है। पब्लिक कंपनी में तो शेयर एक्चुअली में जितने मर्जी ट्रांसफ़र आप कर सकते हो। पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं हम लोग शेयर्स खरीदने के लिए, सिर्फ पब्लिक कंपनी में ऐसा होता है, प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो कि इन्होंने बताया है एक तरीके का। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले उन्होंने प्राइवेट कंपनी एक्सप्लेन करी है। शुभम क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ द मेंबर टू ट्रांसफर इट शेयर्स, शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं वो। 2 मिनिमम मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़। ये शेयर पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, पब्लिक को शेयर्स में जो है शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बुलाती, इनवाइट नहीं करती उन चीज़ों के लिए। और इसमें इन्होंने जो है नोट भी दिया है कि जो भी जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो उसके आगे उनको प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा कंपलसरी। जैसे अगर मेरा लोटस सर्कल स्टडी सेंटर है तो लोटस सर्कल स्टडी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, इतना बड़ा नाम हो जाएगा, तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है। और अगर प्राइवेट कंपनी इस किसी भी तरीके के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करनी है तो प्राइवेट कंपनी की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी और इसके जो एग्जाम्पशन एंड प्रिविलेजेस है वो भी नहीं मिलेंगे। तो आपको बाकायदा पूरी तरीके से अच्छे से डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ। प्रिविलेजेस की अगर हम लोग बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना प्रिविलेजेस। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फ़ायदे क्या है एज अगेंस्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो एक तो टेंशन कम है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपको शेयर लिस्टिंग कराओ, बहुत झंझट होता है, बहुत पैसा भी खर्च होता है उसमें एक्चुअली में। तो प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर से फॉर्म हो जाती है, वेयर 7 पीपल आर नीडेड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वहाँ पे। देयर इज़ इन्होंने बोला है प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत पड़ती है शेयर्स वगैरह के लिए। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे सब पूरा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरी कहानी लिखी होती है, कब शुरू हुई हमारी कंपनी, क्या है, कहाँ कहाँ काम करती है, क्या क्या करती है, कौन कौन डायरेक्टर है, किस तरीके से कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, सब बताते हैं। एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट अ बिजनेस एज सून एट इज रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये एक डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा वैसे वो बिज़नेस शुरू कर देगा। पब्लिक लिमिटेड को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब उनको रजिस्ट्रेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, और जो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के साथ आता है कि हमारे शेयर सारे अलॉट हो गए तो ही जाके पब्लिक लिमिटेड कंपनी फिर बनती है, ठीक है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखना आपको पड़ेगा। फिर कहते हैं प्राइवेट कंपनी में इन्होंने बोला है कि 2 डायरेक्टर चाहिए मिनिमम, और पब्लिक में 3 डायरेक्टर चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है बोथ टाइप ऑफ कंपनी में 15-15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में इंडेक्स ऑफ मेंबर्स रखने की ज़रूरत नहीं है, बट पब्लिक कंपनी में आपको इंडेक्स ऑफ मेंबर्स रखना पड़ता ही है, और कोई रस्तो ना बचो है, ठीक है। ये चीज़ बताइए। तो ये आपकी प्राइवेट कंपनी थी जो कि इन्होंने यहाँ पे बात बताई, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग एक सेकंड पता नहीं मैसेजेस आ रही हैं। पब्लिक कंपनी के बारे में, तो प्राइवेट और पब्लिक, अब पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। तो कहते हैं पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो ऐसे ही लिखा हुआ है, इसके ऊपर बड़े सारे मीम्स भी बनते हैं कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है, पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसा नहीं होता, बट कंपनीज एक्ट 2013 वाला क्या कहता है, पब्लिक कंपनी कौन सी है जिसके 7 मेंबर, मेरे मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ आराम से कर सकते हो, शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं, और पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, इसमें शेयर्स आप बेच सकते हो और ख़रीद सकते हो, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बताई है। ठीक है जी, तो ये आपकी पब्लिक कंपनी है। और इसमें देखना शुभम, तुम्हारे पास 1 पर्सन कंपनी के बारे में बताया हुआ है, 1 पर्सन कंपनी तुम्हारी बुक में OPC लिखा होगा, 1 पर्सन कंपनी। नहीं, हाँ है मिल गया? 1%। हाँ, निकाल लो उसको।
1% कंपनी इन्होंने बोला क्या है कि ये ना नया प्रोविज़न है 2013 के प्रोविज़न के हिसाब से। अब एक ऐसा भी कर दिया कि एक सिंगल बंदा भी ओपीसी खोल सकता है 1% कंपनी। इंटू ओपीसी लीगल सिस्टम में आया। इट इज़ अ मूव दैट वुड एनकरेज कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ माइक्रो बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो छोटे छोटे बिजनेस को कॉर्पोरेट में कन्वर्ट आप कर सकते हो। 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी है विद ओनली 1% एज अ मेंबर। That 1% will be the shareholder of the company. It avails all the benefits of private limited companies such as separate legal entity, protecting personal assets from the business liability and perpetual succession. जो सारे फीचर है वो रहते ही रहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ईयर 2005 में जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया था फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी. It had suggested that such an entity may be provided with simpler legal regime through exemption so that small entrepreneur is not compelled to devote considerable time, energy and resources and complex legal compliance. ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कहते हैं ओनली अ नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन हो, रेजिडेंट हो, वही ओपीसी बना सकता है। शैल बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी. No person shall be eligible to incorporate more than a 1% company or become a nominee in more than one such company. Where a natural person being in OPC in accordance with this rule becomes a member in other such company by virtue of his being a nominee in that OPC, such person shall meet the eligibility criteria specified in sub-rule 2 within a period of 180 days. No minor shall become the member of OPC or can hold share with the beneficial interest. Such company cannot be incorporated or converted into company under Section 8 of 8 Act. Such company cannot carry out NBFC activities, non-banking financial investment activities, including investment in security, and no such company can voluntarily convert into any kind of company unless 2 years have expired from the date of incorporation of OPC, except threshold paid up share capital is increased beyond 50 lakhs or its average turnover during the relevant period exceeds ₹2 crores. ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है तो जो है आपको जो है दूसरी कंपनी में आप कन्वर्ट हो सकते हो। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। तो ये आपकी 3 तरीके की कंपनी थी, प्राइवेट, पब्लिक एंड ओपीसी। ठीक है शुभम, अब ज़रा 5 मिनट शुभम फिर लो, वर्ड टू वर्ड रीड करो आराम आराम से, कुछ नहीं समझ आता है तो पूछो। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें स्टेजेस दी हुई है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से अब ये पता चल जाता है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आएगी, फिर अपना बिजनेस करना शुरू करती है, और इसमें काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है 3 स्टेजेस में। पहला प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से। और ये 3 स्टेजेस से हमें होते हुए गुजरना ही पड़ता है। प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो ही जाता है, और पब्लिक लिमिटेड में आपको सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल तक जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड छोटी एंटिटी होती है, ऐसे तो बड़ी बड़ी भी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट प्राइवेट लिमिटेड में 2 स्टेजेस तक रह जाते हो। सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल एक्चुअली में सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ही होता है। तो क्या कहते हैं, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी स्टेज 1 है। प्रमोशन फर्स्ट स्टेज होती है कंपनी की। इसमें आप बिजनेस आइडिया कंसीव करते हो कि जैसे मैंने सोचा कि मुझे ना गाड़ियों का काम करना है, मुझे गाड़ियों का शोरूम खोलना है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस आइडिया है। इसको मैं प्रैक्टिकल शेप में लेके आऊँगा और मैं देखूँगा कि क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मुझे लगेगा अवेलेबल हैं तो मैं इसके बारे में वर्कआउट करना शुरू करूँगा। 10 क्या है, इसमें आप एक पोटेंशियल बिजनेस आइडिया देखते हो। कोई भी एक इंसान या ग्रुप ऑफ लोग जो है इकट्ठे होकर ये डिस्कवर कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने डिस्कस किया, तुमसे डिस्कस किया, 2-4 लोगों से, और तो सामने बोला चलो हाँ गाड़ी का हम लोग ये काम शुरू कर लेते हैं। और अगर हम ये सारे लोग, हम सारे लोग मिलकर कंपनी के फॉर्मेशन के आगे बढ़ते हैं, इनको हम लोग बोलेंगे प्रमोटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो हम सारे लोग, जैसे मैं और तुम ही है अगर सिर्फ, तो हम लोग प्रमोटर ऑफ द कंपनी माने जाएंगे। ठीक है, कि हम लोग जो है कंपनी को आगे बढ़ाने में हमने काम किया। कई बार ऐसा भी हो जाता है प्रमोटर में, जैसे किसी को किसी के बारे में नहीं पता होता तो कोई आपको ये काम करवा के दे भी देता है तो उनको भी प्रमोटर ही बोलते हैं। जैसे हमें कुछ नहीं पता, किसी बाहर से हमने कंसल्टेंट से काम करा लिया तो वो प्रमोटर ऑफ द कंपनी हो जाता है। तो प्रमोटर इज सेड टू बी द वन who undertakes to form a company with reference to a given project, set to it going, who takes the necessary steps to accomplish that purpose. Thus, apart from conceiving a business opportunity, the promoter analyzes prospects and bringing together the men, material, मशीनरी, मैनेजर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड सेट द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग। तो सारे प्रमोटर पैसा लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, देखेंगे क्या क्या कहाँ है, कौन से शोरूम खोलना है, कहाँ पे खोलना है, कहाँ डॉकयार्ड होगा, कहाँ पे सर्विसिंग करेंगे, सब चीज़ें A to Z जो है आपका इस तरीके से करके चल रहे होते हैं। एंड सब थॉरोली एग्जामिन करके प्रमोटर रिसोर्सेज असेंबल करता है,
डॉक्यूमेंट बनाता है, कंपनी का नाम देता है, फिर वो जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कराता है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होके आता है। जैसे ही जो है कंपनी को सर्टिफिकेट मिल जाता है वो काम शुरू कर देते हैं। ऐसे कंपनी हमारी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ बताइए। फंक्शन की अगर हम लोग बात करें प्रमोटर की, क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो शुभम, कुछ कह रहे हो? जो जो आपने इससे पहले वाला टॉपिक कराया था, हाँ। उसके बाद ना मेरी बुक में 3 एक्ट दिए हुए हैं, और उस एक्ट के बाद कंपनियां भी लिखी हुई अलग अलग, एक डॉर्मेटिव कंपनी, स्मॉल कंपनी, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, उसको छोड़ दो, शायद नए डेटा में नहीं है, मेरे पास नहीं है यहाँ पे, वो मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं। तुम ये वाला करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है शुभम? हाँ जी, वो मैं देख लूँगा, चेक कर लेता हूँ, अभी इसमें नहीं दी हुई है। इतना समझ आया? प्रमोटर का काम समझ आया शुभम? हाँ जी, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ प्रमोटर है। अब क्या होता है, अब प्रमोटर का क्या क्या काम है, उसने तो ये तो कर लिया है। सबसे पहले वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट एंड जैसे हम दोनों हैं तो हम लोगों ने बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ढूंढी। अपॉर्चुनिटी, हम नया प्रोडक्ट या सर्विस, जैसे गाड़ियों वाला काम हमने शुरू करना है, कोई भी चैनल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हम दोनों को देखनी पड़ेगी, एंड हम लोग देखेंगे टेक्निकली इकोनॉमिकली फीजिबल है कि नहीं है। अगर फीजिबल होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर फीजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये प्रॉफिटेबल या फीजिबल है कि नहीं, जो भी हम बिज़नेस करना है। जैसे तुमने बोला गाड़ी है, मैंने बोला गाड़ी है, हमने चलो ठीक है हमने शुरू करा। अब किसका शोरूम खोले, तो अब जैसे हम बोलते हैं कि चलो कोई नई गाड़ी आ रही है उसका शोरूम खोल लेते, तो क्या काम करना वो सही होगा? प्रमोटर इसलिए जो है डिटेल फीजिबिलिटी स्टडी करता है सब चीज़ें स्टार्ट करने से पहले, और किस तरीके का प्रोजेक्ट है सब चीज़ें देखेगा, क्या क्या रिस्क है, सबसे कंसल्ट करेगा, और जो ये भी बोलेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है अगर हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो इसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी करती है कि अगर सबसे पहली बात कि कोई भी आइडिया अच्छा तो ज़रूर है, बट अगर टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता एग्जीक्यूट करना, तो उसको हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कई बार ऐसे हो जाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जिसको आप टेक्निकली जो है उसमें नहीं लेकर आ सकते, तो वो अब जब नहीं हो पाता तो उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ता है, आपको बंद करना पड़ेगा। फिर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, बिकॉज सारे बिजनेस जो है पैसे से चलते हैं, और प्रमोटर्स के पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अरेंज करो, अरेंज भी हो जाता है, अगर अरेंज भी नहीं होता तो प्रोजेक्ट को आपको गिव अप करना पड़ेगा। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी देखनी जाती है, टेक्निकली वायबल, फाइनेंशियली फिजिबल होने के बाद प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। अब प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है, उस केस में आइडिया कंप्लीटली अबेंडन कर दोगे। तो स्टेज है, देखो पहले टेक्निकलिटी देखोगे, फिर जो है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखोगे, फिर थर्ड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पे आते हो। तब नहीं समझ आ रहा तो टाटा बाय बाय। जब अगर समझ आ गया, ठीक है, तो आप तीसरे स्टेज पे आ जाते हो, वो है नेम अप्रूवल। तो आपने सोचा जैसे हम, जैसे शुभम है और मैं अतुल हूँ, तो हमने जो है इसका कोई जैसे नाम रख दिया, शुभम अतुल मोटर्स कर दिया, प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, या पब्लिक लिमिटेड, जो भी हम लोग करना है। जैसे शुभम अतुल है तो शुआतू कर दिया, है ना, नाम अच्छा शुआतू कर दिया, हाँ, अतु आम कर दिया, अतु हम कर दिया, है ना, इस तरीके, लू और उल हम कर दिया, मलहू कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नाम चूज़ कर सकते हो, किसी के नाम पे, किसी के भी किसी तरीके से आप ये चूज़ कर सकते हो, नेम अप्रूवल। और इनकॉर्पोरेट करने से पहले आपको नाम चूज़ करना पड़ता है। जैसे अब आपके पास ऑप्शन दी जाती है, आपको 4 या 5 नाम दिए जाते हैं, 4 या 5 नाम में से आपको ऑर्डर वाइज देते हैं, और जिसको आपको लगता है कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस इसको देखती है, क्योंकि नाम भी चेक होते हैं, कॉमन नेम नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन डालते हो, प्रपोज नेम अगर गलत है, अनडिज़ायरेबल है, तो हम जैसे उसको नहीं रख सकते। इट में हैपन कि अगर दूसरे नाम से कोई कंपनी चल रही है तो भी नहीं हम लोग रख सकते, ठीक है, और इस तरीके से भी हो सकता है। इन सच केसेस प्रपोज नेम इज़ नॉट एक्सेप्टेड बट सम ऑल्टरनेट नेम मे बी अप्रूव्ड। आपको देना पड़ता है, इसलिए आपको 3 नाम जो है इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया अभी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, ठीक है। फिर फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर एक डॉक्यूमेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। तो इसमें आप लोग MOA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो प्रमोटर्स को डिसाइड करना होता है कि MOA को कौन साइन करेगा। यूजली फर्स्ट डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, जैसे अगर हम दोनों होंगे तो हम दोनों सबसे पहले साइन करेंगे, उनका रिटर्न कंसेंट होगा कि हम लोग जो है डायरेक्टर है कंपनी में, और जो भी कंपनी की फॉर्मेशन है, कैपिटल रेज है, तो उसके शेयर्स के मालिक हम हैं, शेयर्स के मालिक हम हैं, ठीक है, ये चीज़ बोलेंगे। फिर आप
करते हो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। हाँ जी, हाँ जी शुभम तो बोलो। कंपनी का ऐसे भी तो होते हैं, जैसे बड़े सारे नकली अग्रवाल खुले हुए हैं। नकली अग्रवाल हाँ, तो प्राइवेट लिमिटेड एक नहीं होगा। अग्रवाल असली वाला और नकली भी तो खुले हो। नहीं नहीं, वो चीज़ डिफरेंट है। वो तो अग्रवाल सरनेम आप जैसे मर्जी यूज़ कर दो सोल प्रोप्राइटर में। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में पंगा होता है। तो वो प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड नहीं होंगे ना, फिर दिक्कत हो सकती है। अच्छा। हम्म, ठीक है जी। तो आगे इन्होंने बोला कि प्रोफेशनल अपॉइंट करते हो तो बैंकर है, ऑडिटर है, सीए वीए अब सारे अपॉइंट करते हो। डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट सारी चीज़ें बनाओगे। तो इसमें आपको इधर नेम एंड एड्रेस जो होता है, जो भी आपका नाम पता है उसमें सब चीज़ें लिखी होती है। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सब चीज़ें बना रहे होते हो। और इस सबमिटेड टू रजिस्ट्रार इन स्टेटमेंट कॉल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, कि भैया हमने सारे काम कर लिए हैं और अब जो है कंपनी वंपनी हमने रजिस्टर करके दो। फिर आप जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको सबमिट कराने होते हैं, उसको आप लेकर जाते हो। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, इसको लेके रजिस्ट्रार जाते हो। वो आपको ठप्पा ठप्पा मार मूर के दे देता है। टाइम लगता है उसमें कि आपकी कंपनी अब एग्जिस्टेंस में आ गई है, अगर नेम में कोई क्लैश नहीं होता है तो। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। तो ये प्रमोटर ऑफ द कंपनी का काम है। हालांकि इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट अभी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा, वरना भूल जाओगे। इतना तुम्हें समझ आया शुभम? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना एक बार शुभम, फिर इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं फिर। ठीक है जी शुभम, थैंक यू वेरी मच शुभम। इसलिए। ऐसे ही, ओके। चलो बाय बाय शुभम, बाय।